हमारे पास जो 24 लेक्चर है उसका टॉपिक है 2.12 फ्लो बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर्स। जो हमने रूल्स फॉलो करने हैं वो सारे वही जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में किए थे। स्टडी लेंगे, लेमिनार लेंगे, 2 सिलेंडर्स लेंगे, वो जो है हमारे पास कोएक्सियल ही हैं, यानी उनका एक्सिस एक है और एक रेडियस हमारा ग्रेटर होगा, एक रेडियस जो है वो हमारा स्मॉल होगा, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होगा। वो सब चीज़ें सेम हैं, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर हमारे पास आया है वो है रोटेटिंग सिलेंडर्स। पहले हमने पढ़े थे सिंपल सिलेंडर्स जो कि रेस्ट पर थे, और नेक्स्ट फिर हमने पढ़े थे मूविंग सिलेंडर्स, और अब बारी है रोटेटिंग सिलेंडर्स की। तो जो रोटेटिंग सिलेंडर्स हैं उससे हमारे पास जो सिलेंडर्स हैं वो जी एक्सिस के अलॉन्ग यानी पैरेलल उसके मूव नहीं करते। जो इसमें फ्लूइड होता है वो रोटेशन में आता है, जिससे हमारी कंडीशंस जो हैं वो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी चेंज आएंगी, और जो हमारी वेलोसिटी है उसकी डिपेंडेंस भी जो है वो जी पर नहीं रहेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट आएंगी, हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट आएंगी, जिसकी वजह से जो आगे हमारा तमाम तरह सोल्यूशन है फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर स्ट्रेस वो भी डिफरेंट हो जाएगा। लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें जो हमारा वी वेलोसिटी थी वो वी आर वी थीटा वी जी में से सिर्फ वी जी पे डिपेंड करती थी, और जो आगे वी जी था वो हमारे पास आर पे डिपेंड करता था। इस वाले केस में हमारे पास जो हमारी वेलोसिटी है वो जी पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो वी थीटा पे डिपेंड करेगी, बिकॉज जो हमारे पास रोटेशन आएगी उसके अंदर, ये अगर हमारे पास सिलेंडर है और एक हमारे पास अगर अंदर भी सिलेंडर है, तो ये जो हमारा सिलेंडर रोटेट करेगा और ये सिलेंडर रोटेट करेगा, रोटेट करने से इसके अंदर जो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड है इसके एनुलर स्पेस के अंदर, ये यूँ मूव करेगा इस तरीके से, इसके अंदर यूँ रोटेशन आएगी। तो जो हमारी वेलोसिटी है फिर वो किसका ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आगे फर्दर ये थीटा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आर थीटा जी टी। इसमें से ये क्योंकि स्टडी है तो इस पर डिपेंड नहीं करता, और क्योंकि हमने इन्फिनिट डायरेक्शन में इसको लिया हुआ है तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता, और क्योंकि हम लोगों के पास ये थीटा पे भी डिपेंड नहीं करेगा सिमेट्री की वजह से, और ये डिपेंड करेगा इन द एंड हमारे पास आर के ऊपर। जो हमारा वी थीटा है वो आर का फंक्शन होगा। इस चीज़ को हम जो बुक में एक डिफरेंट मेथड से भी देखते हैं कि हमारा जो वी थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लेते हैं। बाकी पिछले टॉपिक्स में भी ये रूल यूज़ किया गया बुक में, हमने इसको पहले फॉलो नहीं किया, लेकिन आज इस टॉपिक में मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारा वी थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वी आर और वी जी हमने बोला ज़ीरो है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो ये लिखी हुई है। अब अगर वी आर भी ज़ीरो है और वी जी भी ज़ीरो है तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बच जाता है वी थीटा विद रिस्पेक्ट टू किसके, इसको लिया जा रहा है थीटा के, पार्शियल थीटा के। ये हमारे पास अगर ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो ये वाला फैक्टर भी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अगर ये फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो मैंने कहा सो दैट वी थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। अगर वी थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट लिया और वो जीरो आया तो इसका मतलब जो थीटा है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, वी थीटा जो है। तो हमारा जो वी है वो और भी क्लियर हो गया किस पे डिपेंड करेगा, या आर पर या जी पर। टी पे तो करना नहीं है, स्टडी है। थीटा पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इस इक्वेशन से पता लग गया। अब ये आर पे डिपेंड कर रहा है या जी पर, और आर और जी के हमने सेंस में ये बोला है कि जो जी है वो हमारे पास सिलेंडर्स आर इन्फिनिटली लॉन्ग। जो जी की डायरेक्शन में सिलेंडर्स हैं वो हमने इन्फिनाइट लिए हुए हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी डिपेंडेंस जो वी थीटा की आर पर आ जाती है। तो एक तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से हमारा जो वी थीटा है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। अब जब ये डिपेंड आर पे करेगा तो जो हमारी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है जो 45 पेज नंबर पे, जिसके अंदर हम तमाम कंडीशंस पुट करते हैं कि ये स्टडी है और ये लेमिनार है और ये इनकम्प्रेसिबल है, और साथ में हम इसके अंदर पुट करते हैं वी आर जो है वो हमारा ज़ीरो है, वी जी ज़ीरो है, ये सारी कंडीशंस हमारे पास आई हुई हैं, और जो वी थीटा है वो सिर्फ आर का फंक्शन है। जब हम ये सारी वैल्यूज़ को जो है पुट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, तो फिर जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो पिछली इक्वेशन से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी की टोटल जो डिपेंडेंस है वो डिफरेंट हो चुकी है।
ये सब कंडीशन जब हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये 3 इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इन 3 इक्वेशंस में से भी हमें ये पता चल रहा है जो हमारा हमने वहाँ पे बॉडी फोर्सेस वाया तो ले ली ना कि वो ज़ीरो है। यहाँ से हमने अब देखना जो हमारा प्रेशर है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम उसको देखें तो ये जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमें बता रही है कि जो हमारा पी है वो थीटा पर डिपेंड करता है। और जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है इसको भी हम फोर्थ है इसको 1 मिनट के लिए स्किप करें, ये इसको देखें। यहाँ से हमें पता चल रहा है फिफ्थ वन इक्वेशन से जो हमारा प्रेशर है वो एटलीस्ट जी पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसका जवाब ज़ीरो आ रहा है। तो प्रेशर जी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो दो पॉसिबिलिटीज़ रह गई, टी पे तो करना ही नहीं है, स्टैटिक है, तो या तो वो आर पे डिपेंड कर रहा है या थीटा पर। अब हमने पहले खुद ही ये कहा कि जो हमारा सिंस वी थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, कि जो हमारा वी थीटा है वो भी फंक्शन किसका है, सिर्फ और सिर्फ आर का है। यानी कि ये जो हमारा पी है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास वी थीटा पे। और जो थीटा भी हमारे पास वी थीटा भी है वो भी किसका फंक्शन है, वो भी आर का फंक्शन है। तो हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इन सब रिलेशन को आपस में चेंज करते हुए ये कह सकते हैं कि फिर जो हमारा प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है। यानी प्रेशर आर और थीटा दोनों का फंक्शन था और जब इस प्रेशर को यहाँ पर देखा ये थीटा का फंक्शन है, जो वी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी थीटा आगे फर्दर फिर आर पर ही डिपेंड करता है। तो जो हमारा प्रेशर है इट्स मीन वो भी सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो पार्शियल पी और पार्शियल थीटा ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और रिड्यूस कर ली, ठीक है। तो जब ये रिड्यूस होगी तो हमारे पास ये 3 टर्म्स यहाँ पर आ गए। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में चले गए। अपनी ये सारी जो हम लोगों ने कंसेप्ट लिया इस कंसेप्ट से हमने वन मोर फैक्टर जो है वो इसका ज़ीरो कर लिया है। अब हम इसके साथ लेफ्ट कर गए। अब ये वो हमारी इक्वेशन है जिसको हम 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर इसको 1 टाइम किया तो ए इसमें एंटर हो गया, 2 टाइम किया तो बी इसमें एंटर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जब इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर 2a लिखा है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर 2a लिखें, आप सिंपल a लिखकर भी आगे चल सकते हैं। उन्होंने इसलिए लिखा है कि बाद में जब हम लोग इसको सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करते हैं जो आर स्क्वायर वो 2 बनता है, वो 2 से 2 कट जाता है। जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ दिस हम लोगों ने यहाँ पर 2 लगाया है, अदरवाइज ये 2a भी कांस्टेंट है, सिंपल a भी कांस्टेंट है। आप सिंपल के साथ भी वर्क कर सकते हैं। अभी जो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है इसके लिए जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये बाकी जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उनसे डिफरेंट होंगी, क्योंकि पहले तो है हम लोग v z पर डिपेंड कर रहे होते थे तो हम वहाँ पर ज़ीरो या जितनी भी वेलोसिटी होती थी u1 उसको लिख लेते थे। अब हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो v थीटा को इन्वॉल्व करेंगी और जो v थीटा है वो हमारे पास थीटा क्योंकि यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी आप इसको ऐसे भी कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर। अगर आपको अपनी मेमोरी को पीछे लेकर जाएं तो आपको याद आएगा आपने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही रिलेशन यहाँ पर हम यूज़ करते हुए अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो इनर सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, v थीटा आ जाएगा r1 ओमेगा 1, ये किस पे है, एट r इज इक्वल टू r1 के लिए। इसी तरह सेम जब v थीटा, ये इनर सिलेंडर की बात हो रही थी, जब आउटर सिलेंडर के लिए निकालेंगे वेलोसिटी तो वो हमारे पास आ जाएगी r2 ओमेगा 2 एट r इज इक्वल टू r2। ये जो ओमेगा 1 और जो ओमेगा 2 है ये आपको मैं डायग्राम में भी दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये ओमेगा 1 इनर सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी है जिससे यानी वो मूव कर रहा है, और ये जो ओमेगा 2 है ये आउटर सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी है। वही हमने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस के अंदर यूज़ करके अपने वेलोसिटी के रिलेशन में यूज़ करके बाउंड्री कंडीशंस डेवलप की हैं, ठीक हो गया। अब इनको हम अपनी जो हमने रिजल्ट निकाला है वेलोसिटी का उसमें डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास रिजल्ट आया है वी थीटा आर ए प्लस बी आर का। इसमें हम बारी बारी इनको
वैल्यूज़ को रखकर एक रिलेशन बनाएंगे, वहाँ से अब हम लोगों को अपने पास ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। अगर हम इसमें फर्स्ट वाले को R2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड के लिए भी अगर हम इसको R2 से और इसको R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनको कट कर इनके लिए हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू आप खुद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं और उसको वी थीटा में पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया फॉर वेलोसिटी। इस केस में हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, उसका फार्मूला मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे v थीटा निकला हुआ है, ठीक है, तो हमें इसके लिए ओमेगा निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने v थीटा को r के साथ हम डिवाइड कर देंगे। जब हमने r के साथ डिवाइड किया तो जो यहाँ पे ये देखें v थीटा में जो यहाँ पे r नजर आ रहा था वो कट के रिमूव हो गया और यहाँ पे एक r जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ, थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ और ये हमारे पास रिलेशन आ गया फॉर एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग जो हैं इसके लिए भी अब जो चीज़ें निकालेंगे आगे वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी है और इसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस है। लेकिन आप देख रहे हैं इस वाले टॉपिक में इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो नहीं निकाला और एवरेज वेलोसिटी भी नहीं कैलकुलेट की हुई। तो ये क्यों नहीं की हुई, इसकी क्या रीज़न है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। और आप लोग कह रहे थे हमारा एक टॉपिक जो है वो असाइनमेंट में ऐड कर दें, तो आप इस टॉपिक को एज असाइनमेंट ले लें और आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए ये सारा कैलकुलेशन करके आपने एक असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप लोगों ने, वैसे तो यहाँ फुल डिटेल हर चीज़ की दी हुई है और मैंने पीछे इतने टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, कंप्लीट आपके पास गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी कोई इशू आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों ने ये सारा जो है वो खुद करना है, ये सारा, ठीक है। वो उन्हीं लाइंस पर है, चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ओमेगा की वजह से जो है वो थोड़ा सा रिलेशन आपको डिफरेंट लगेगा। तो यहाँ से भी आप लोगों ने ये जो केसेस हैं इनको अच्छे से खुद स्टडी करना है कि यहाँ पे ओमेगा जब हमारे पास हम लोग निकाल रहे थे मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसका यही मेथड होता है कि वी थीटा को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेके जीरो की इक्वेट करके हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर अपने जो हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी उसमें पुट करते हैं। तो जब हमने वो सब किया तो यहाँ पर हमारे पास ये आर की कंडीशन आई है, तो ये आर की कंडीशन पे हमें ओमेगा के ऊपर कुछ केसेस बनाने पड़े। तो ये केसेस ए बी हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, ये दोनों केसेस भी आप लोगों ने खुद अच्छे से असाइनमेंट में विद डिटेल करने हैं, ठीक है। कि अगर ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 होगा तो क्या होगा, और ओमेगा 2 लेस देन ओमेगा 1 होगा तो क्या होगा। फिर शेयरिंग स्ट्रेस आपने निकालनी है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इसकी आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखनी है निकलती है या नहीं, या फिर अगर नहीं निकलती तो क्या रीज़न है कि ये हमारे पास कैलकुलेट नहीं होती। इस तरह ये भी आपका टॉपिक कवर हो गया, ओके। और असाइनमेंट जो है वो आप लोग मुझे, जो भी आप लोगों का फर्स्ट मंडे आएगा पेपर्स के बाद, उसमें आप मुझे ये सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और जो है मैंने देखा है, चेक किया, ये आपके पास बनता है 5 जुलाई। इसमें आप मुझे अपनी ये असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। जिसने डिटेल में नहीं लिखा होगा और रीजनिंग नहीं दी होगी, फिर जब मार्क्स कटेंगे तो उनको फिर मुझसे नहीं पूछना कि किस लिए कट हुए, खुद ही अच्छे से आप लोगों ने फुल डिटेल में ये सारा टॉपिक मुझे देना है, क्योंकि हमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब ये आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए चीज़ें कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का क्या फार्मूला है, क्या इससे उसमें पुट करना है, और अगर आप लोगों ने एक रिज़ल्ट फॉर आर निकाला है तो उसमें कैसे केसेस बनेंगे, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा 2 के लिए वो आपने सारा ये कैलकुलेट करके असाइनमेंट जो है मुझे 5 जुलाई को सबमिट करवा देनी है। थैंक यू। और क्योंकि आप लोगों का असाइनमेंट वाला ये टॉपिक है मेरे पास 2.13, ये आप लोगों ने, मैंने बाद में चेक करना है तो इसलिए पेपर में इंक्लूड नहीं होगा, ये मैं फिर असाइनमेंट में ही देखूंगी। तो अब आपके टॉपिक्स में से सिर्फ 2.13 टॉपिक है जो कि इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास पेपर में, बाकी सारे इंक्लूड होंगे। यानी 2.5 तक तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था। 2.1 सॉरी दोबारा रिपीट करती हूँ, 1 2 3 5
8, 9, 10, 11, 12 ये सब इंक्लूड होंगे, सिर्फ 13 असाइनमेंट की वजह से इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद आगे जो भी हम स्टॉक्स प्रॉब्लम करेंगे वो भी हमारे सारे कोर्स का हिस्सा होंगे। और सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और मुझे प्लीज़ सेपरेट मैसेज करके रिक्वेस्ट मत करें। थैंक यू।